हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय श्री कृष्ण। और क्या हाल चाल है? हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, चेहरे पर स्माइल बनाए रखें। देखो, रोज रोज कहता हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो एकदम प्यार से स्माइल करते हुए, एकदम लाइटली, किसी चीज को वजन मत मानिए। अगर वजन मानोगे तो वो फायदा आपको नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको चाहिए कि मेरे को बढ़िया बेनिफिट मिले तो इंटरेस्ट लेकर के स्माइल करते हुए हंसते हंसते काम करें, तब फायदा मिलने वाला है। जैसे एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको कोई काम भेजा, अब वो आपको काम करने का मन नहीं था, आपको लगा यार ये मास्टर भी परेशान करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी कोई काम बता दिया कभी कोई काम बता दिया, मन नहीं है करने का। जिस दुकान पर से सामान लाने के लिए आपको भेज दिया, उस दुकान पर आप जाओगे, अगर संयोगवश उस समय दुकानदार वहां पर नहीं है तो आप तुरंत आ जाओगे, साहब सामान मिला ही नहीं, वो दुकान ही खुली नहीं थी या दुकानदार वहां नहीं था। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका मन है कि यार सर ने काम बताया, मेरे को करना ही है कैसे भी करके, तो आप उसमें ये पता लगाने की कोशिश करोगे। अगर दुकान बंद भी मिली तो पड़ोसी दुकानदार को पूछोगे, यार भाई साहब ये दुकान कब खुलेगी, कितने बजे खुलेगी, वो लेट ही आता है या आज ही नहीं आएगा, या ये सामान कहीं और भी मिल सकता है। अगर इतनी बातें करोगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। ठीक है। तो बात यह है, रास्ते तभी निकलते हैं जब आपका मन हो। अगर मन नहीं है तो रास्ते नहीं निकलते। अपने राजस्थानी में एक कहावत है कि जो रोता हुआ जाता है वो मरे हुए की खबर लेकर के आता है। तो इसलिए इंटरेस्ट लेकर के काम करिए और स्माइल करते हुए काम करिए, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज उसमें कोई ज्यादा खास फायदा होगा नहीं। तो जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से और प्यार से सुनिए, हंसते मुस्कुराते हुए। चलो बढ़ते आगे। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने संख्याओं की स्ट्रक्चर देखी थी, संख्या किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या नेचर होती है उनकी, और फिर संख्याओं के प्रकार पढ़े हमने। प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के कुछ पार्ट हमने देखे। फिर पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनके बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं हम, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो बात है परिमेय संख्या कौन सी है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको यह पूछा जाए 5 कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे जी 5 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। अगर आपको ये कहा जाए भाई साहब 0 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे जी नेचुरल नंबर तो है नहीं, प्राकृत संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या में होता है 0 और पूर्णांक में भी होता है, तो आप इसको पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हो और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, होल नंबर और इंटीजर्स। अब बात यह है, अगर कोई आप में से कहे कि -13 ये कैसी संख्या है, तो ना तो नेचुरल नंबर ना होल नंबर, केवल इंटीजर्स है, कि माइनस की संख्या इंटीजर्स में होती है, पूर्णांक संख्याओं में होती है। अगर आपको यह बोला जाए 19.5 ये कैसी संख्या है, तो ये ना तो प्राकृत संख्या, ना पूर्ण संख्या और ना ही पूर्णांक संख्या, तीनों ही नहीं है। तो अब ये संख्या यानी टुकड़ों के रूप में संख्या, यहां जो संख्याएं थी वो कंप्लीट संख्याएं थी, पूरी पूरी संख्या थी, टुकड़े नहीं थे। लेकिन जब एहसास हुआ, पता लगा कि संख्याओं को तोड़ने की जरूरत भी पड़ती है, तब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। तो देखिए, जो संख्याएं भिन्नों के रूप में आए वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलो इसको एक बार डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं को
P बटे Q के रूप में रखा जा सके। या आप ये बोल सकते हो जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में रखा जा सके, P बटे Q के रूप में रखा जा सके। और P और Q क्या है यहां पर P और Q पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। लेकिन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, P बटे Q के रूप में होना चाहिए। P पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन Q कहां लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। तो जिन संख्याओं को आप P बटे Q के रूप में रख सकते हो और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो देखिए अब बात है P बटे Q के रूप में रखे जा सकने वाली जो संख्याएं हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे 5/7 P बटे Q के रूप में, लेकिन इसने बात जो बोली है वो भी ध्यान रखना, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो 5 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक है, तो आप इसको परिमेय संख्या बोल सकते हो। 7/5 होता तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर -10/11 की बात करें तब तो ये भी परिमेय संख्या है। 19/-11 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है। -24/-17 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। अगर आपकी बात देखिए, बस सबसे सिंपल सी जो बात है, मेन बात है, वो ये है कि संख्याएं P बटे Q के रूप में होनी चाहिए। अगर संख्याएं P बटे Q के रूप में है तो वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपको ये पूछा जाए 13, क्या 13 पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे है, कुछ लोग सोचेंगे नहीं है। देखो कंडीशन क्या बताई, P बटे Q के फॉर्म में होनी चाहिए। आप कहोगे बट्टे में कुछ भी नहीं है भाई साहब, किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होता है, तो इसका मतलब ये है, और ये P बटे Q है या नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं या नहीं है, तो दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो इसलिए आप इसको भी परिमेय संख्या ही बोलोगे। ये संख्या भी कैसी है, परिमेय संख्या है। उसके बाद बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये बोला जाए -1/2, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या ही है। चलो और बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये परिमेय संख्या तो आगे सारी एक साथ दिख रही है, इसलिए इस साइड में हमने ले लिया इसको। आगे देखो, अगर आपको ये बोला जाए 0, क्या 0 परिमेय संख्या है, तो देखिए आपके दिमाग में कई प्रकार की बातें आएंगी, है या नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे भाई अभी तो मना किया था। देखो आपको बोल रहा था, दोबारा सुनो, P बटे Q, P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। तो बट्टे में 0, यहां पर बट्टे में कुछ भी नहीं है, 1 है। समझ गए बात को, इसलिए ये परिमेय संख्या ही है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, फिर और देखिए, अगर आपको बोला जाए 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि बट्टे में 0 के लिए मना क्यों कर रहा है, तो बट्टे में 0 के लिए मना क्यों किया, ये बात मैं थोड़ी सी आगे चलने के बाद आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, हाँ, तब तक आप तसल्ली रखिए थोड़ा सा। अगर आपको ये बोला जाए 7.6, ये संख्या कैसी है, तो 7.6 के बारे में आपके दिमाग में बात आएगी, यार ये तो पूर्णांक भी नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन आप बताइए बट्टे में 1 लगा सकते हो, 0.0 लगाया जा सकता है, 1.0 लिख सकते हैं ना, ऊपर भी 1 डिजिट पर पॉइंट और नीचे भी 1 डिजिट पर पॉइंट, तो मतलब क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, मतलब आप 76/10 लिख सकते हो।
तो कहने का मतलब है 7.6 को आप 76/10 लिख सकते हो, या ये यूं कहें कि पॉइंट है, पॉइंट के आगे अगर एक डिजिट है तो एक बार जीरो लगाना है, 2 डिजिट है तो 2 बार जीरो लगाएंगे, 4 डिजिट है 4 बार जीरो, 10 डिजिट है तो 10 बार जीरो। अगर आपके पास ये आ गया 5.7624, अगर इसकी बात करें तो देखिए 4 डिजिट है तो क्या होगा, 4 बार जीरो हो जाएगा। 4 डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 4 बार जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा तो देखो इसका मतलब अब इसको परिमेय संख्या में बदल दिया, हुई या नहीं हुई परिमेय संख्या, तो आप इसको परिमेय संख्या बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि परिमेय संख्या के फॉर्म में तो नहीं है ये, लेकिन परिमेय संख्या के फॉर्म में इसको बदला जा सकता है। क्लियर है बात? तो आप डायरेक्ट परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा सकता है इसको परिमेय संख्या में बदलो, तो फिर बदलोगे तो पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट के आगे जितने डिजिट है 5 डिजिट है 5 बार जीरो लगाइए, 8 डिजिट 8 बार जीरो लगाइए, 9 डिजिट है 9 बार जीरो लगाइए, जितने डिजिट है उतनी बार जीरो लगाएंगे। तो ये तो बात हो गई दशमलव की। इसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये बोल दिया 0.477 0.44444, इस संख्या के बारे में अगर आपको पूछा गया कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। इस संख्या में 4 है, बार बार रिपीट हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साहब पॉइंट हटा दो और बीच में बटे में 1 लगाकर 000 आप भी लगाते जाइए। नहीं, कितने बार लगाएं, जब तक लिमिटेशन नहीं आएगी तब तक हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, आपको लिमिटेशन देनी ही पड़ेगी। तो करना क्या है, दरअसल पहली बात तो ये कि आप इसको जितने डिजिट रिपीट है उतने बार लगा देंगे, वहां पर बार लगा देंगे। तो 1 डिजिट पर है तो 1 डिजिट बार लगा दिया। अगर मान लीजिए 3 डिजिट रिपीट होते 7 3 6 7 3 6, अगर ये चलता जाता तो क्या करते, 7 3 6 के ऊपर क्या लगा देते, बार लगा देते, ठीक है। कुछ जगह पर आपको ये भी मिलेगा, डॉट भी लगाए जाते हैं, ऐसे लगाया जाता है, ये भी रिपीटेशन के लिए बोला जाएगा, ठीक है, रिकरिंग करेगी यहां से। तो जितने डिजिट पर बार है, ध्यान रखना, जितने डिजिट पर बार है उतनी बार नो लग जाएगा नीचे। 1 डिजिट पर बार है तो 1 बार नो, 3 डिजिट पर बार है तो 3 बार नो लगेगा। यानी अगर इसकी बात करें तो 736/999 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, आगे सुनिए, तसल्ली से देखिए। तो यह आ जाएगा 4/9। अब 4/9 आ गया, 1 डिजिट पर बार था 1 बार नो, 4 डिजिट पर है 4 बार नो। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये बटे में नो कैसे है। देखिए फिलहाल तो मैं केवल इतना ही बताऊंगा, जितने डिजिट पर बार है उतनी बार नो लगेगा, ठीक है। तो ये नो कैसे आया, कि क्यों आया, 1 बार ही क्यों आया, 2 बार क्यों नहीं आया, इन सब बातों के कारण जो है वो जब दशमलव पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं ये चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। हाँ, आपकी तसल्ली के लिए ये जरूर करवा देता हूं, जैसे 4 है तो 4/9 है तो 4 में आप 9 का भाग देके देख लीजिए, कंफर्म करवा देता हूं। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 9 चौक 36, फिर 40 में 36 जाएगा 4, फिर 0 लगाओ, 9 चौक 36, फिर 4, फिर 0 लगा दिया, 9 चौक 36। तो ये तसल्ली हो गई होगी आपको कि ऐसा ही आता है, ठीक है। या अपने मन से कोई संख्या लिख करके आप देख लीजिएगा। तो जितने डिजिट पर बार है उतने नीचे नो लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर के बात है, आप इसको भी बोल दोगे परिमेय संख्या है, इसको भी क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब आप तो सारी संख्याओं को परिमेय बोल रहे हो, तो फिर अपरिमेय संख्या कौन सी है, ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं हो। तो देखिए एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जो दशमलव है हमारे वो 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा शांत दशमलव और एक होगा अशांत दशमलव। शांत के लिए अंग्रेजी वर्ड है टर्मिनेटिंग, और इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये जो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। हालांकि डेसिमल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उनका और भी बंटवारा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं केवल बेसिक कुछ बातें बतानी है इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो आवर्ती के लिए अंग्रेजी वर्ड हो जाएगा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो देखिए समझिए बात को। तो शांत दशमलव जो है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए जैसे दशमलव शांत हो जाए, जैसे 5.74 है, बस 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया। अगर मान लीजिए बात करें 9.38437 है, अब 5 डिजिट के बाद दशमलव खत्म हो गया, तो इसका मतलब है आप इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलो। इसको क्या बोल देंगे आप, शांत दशमलव। और एक ऐसा दशमलव जो खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, और वो भी 2 प्रकार के, एक तो रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कौन सा होगा, जो बार बार रिपीट होता होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी 0.437 ये चलता ही चला जाए कंटिन्यू, ठीक है। 5.2861 ये जो दशमलव है ये रिकरिंग है, आवर्ती दशमलव, ठीक है। और एक नॉन रिकरिंग जो चलता ही जाएगा और कोई रिपीटेशन नहीं होगा उसके अंदर, जैसे 5.4321437851 बिना किसी क्रम के उल्टा सीधा चलता ही जा रहा है, ऐसे जो दशमलव हैं वो दशमलव कैसा कहलाएंगे, अनावृत्ति दशमलव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो जाएगा अनावृत्ति दशमलव, नॉन रिकरिंग डेसिमल, और ये हो जाएगा आवर्ती रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और ये दशमलव खत्म हो जाता है, इसको शांत दशमलव बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है, आप कहोगे जी यहां पर ये दशमलव की चर्चा क्यों करी जा रही है, यहां तो परिमेय वाली बात चल रही थी। बिल्कुल सही बात है, परिमेय वाली बात चल रही थी। तो देखो आपको जो बात बताना चाह रहा था मैं वो ये है कि ये जो दशमलव है और ये दशमलव है, ये दोनों प्रकार के जो दशमलव हैं इनको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो, इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हो। क्लियर है बात। तो इनको p बटा q के रूप में लिख सकते हो, इसलिए इनको बोलेंगे परिमेय संख्या। इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। संसार की किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए आप, दशमलव रिपीट जरूर होता है, आप समझ लेना। भाग अगर पूरा पूरा नहीं जाएगा, अगर भाग कंप्लीट नहीं गया, दशमलव आ गया, तो रिपीट जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रिपीट नहीं हो। तो आप कहोगे फिर ये कंडीशन कब आती है, आप तो कह रहे हो रिपीट ही नहीं हो रही, तो ये कंडीशन कब आती होगी, ये कंडीशन उस कंडीशन में आती है, उस टाइम पर आती है जब आप अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल करते हो, ठीक है। भाज्य संख्याओं में भी आती है, लेकिन विशेषकर मैं आपको बता रहा हूं अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अगर आप करोगे, घनमूल करोगे, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, अगर ये मूल निकालोगे, उस कंडीशन में इस प्रकार के दशमलव प्राप्त होंगे आपको। क्लियर है बात। भाग देते समय ऐसा दशमलव कभी भी प्राप्त आपको नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो दशमलव आएंगे, ये दशमलव आएंगे वो अपरिमेय संख्या के रूप में आएंगे। ये इस कैटेगरी के जो डेसिमल हैं वो किस संख्या में आएंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बात। तो ये जो डेसिमल है वो किस कैटेगरी के डेसिमल होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और समझिए बात। तो ये काम आपका हो गया। अब मैं वापस से आ रहा हूं, देखिए हम जो बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में, तो परिमेय संख्याओं के बारे में जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अगर दशमलव में तो या तो शांत दशमलव होना चाहिए इस प्रकार का, या अशांत तो रिकरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं और बात करूं और एग्जांपल दूं आपको, तो मैं बोल रहा हूं 22/7। क्या 22/7 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है रेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि p बटे q के रूप में है और दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, p बटे q के रूप में होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। इसी प्रकार मैं अगर ये पूछूं क्या पाई परिमेय संख्या है, पाई रेशनल नंबर है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे है, कुछ के सोच रहे हैं नहीं है, ठीक है। जो कह रहे हैं
वो कहते हैं साहब पाई की वैल्यू 22/7 होती है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 परिमेय है, इसलिए परिमेय है। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब अपरिमेय है, सिंबल है, इस वजह से है। कारण ये नहीं है, ध्यान से सुनिए बात को, ये परिमेय नहीं है। पहले तो जवाब दूं मैं आपको, ये संख्या परिमेय नहीं है। अब प्रश्न ये है कि परिमेय क्यों नहीं है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है? तो देखो मोस्टली लोग आप में से ये कहेंगे जी 22/7 होती है, ठीक है, लेकिन रियल में पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं। आप कहोगे, कल को आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखाओगे पाई आर स्क्वायर, तो आप ही बोल दोगे साहब पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बिल्कुल उस समय मैं यही बोलूंगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ 22/7 नहीं होती। आप कहोगे, उस समय कहोगे आज क्यों नहीं कर रहे हो, आज क्या दिक्कत हो गई, आज वार सही नहीं है क्या? तो भाई बात यह, दरअसल पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, लगभग 22/7 होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 22/7 ले लेते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 22/7 ले लेते हैं, लेकिन रियल में 22/7 नहीं होती, थोड़ा सा अंतर होता है, मामूली सा अंतर होता है, ठीक है, माइनर सा अंतर होता है। क्या होती है देखो, तो पाई की जो वैल्यू है वो होगी 3.141592765, इस प्रकार की वैल्यू होती है। तो अब ये जो वैल्यू है, आपको बता दूं, आप कहोगे यही तो होती है 22/7 की वैल्यू, और क्या होती है? माइनर सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखो, 22/7 का मतलब होता है 22 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो क्या सिचुएशन आएगी, देखिए 7×3=21, 7×3=21, बचेगा 1, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 7×1 7, बचेगा 3, उतार लेंगे 0, 7×4=28, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 7×2 = 14। देखो अंतर आना शुरू हो गया क्या, 7×8=56। देखो देखिए, ये था 3.1415927, ठीक है, ये क्या है 3.14288 है ना अंतर, तो माइनर सा अंतर होता है। ठीक है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 22/7 लिख लेते हैं, क्लियर है बात? हाँ, तो हम चला लेते हैं कि 22/7 ही होता है, ठीक है, हकीकत में दरअसल ये होता है, तो माइनर सा अंतर होता है। लेकिन इसकी खास बात है, ये जो दशमलव होता है उसकी खास बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिपीटेशन नहीं होता, और किसी प्रकार का कोई रिपीटेशन नहीं होता, इसका मतलब ये है नॉन रिकरिंग होता है, और नॉन रिकरिंग होता है मतलब ये जो पाई है ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पाई है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात? तो देखिए बात को सुनिए, ध्यान से देखिए, तो अगर आप बात करें अपरिमेय संख्याओं की, अगर आप बात करें अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर क्या है, ध्यान से देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और वही बात, P और Q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं है वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। और वही बात, Q की वैल्यू 0 यहां भी नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे यार Q से आपको नाराजगी क्यों हो रही है, क्यों, किसी प्रकार की क्या परेशानी है, तो बताता हूं, इसी बात की चर्चा करेंगे आगे चलने के बाद हम। देखो वैसे बता दूं मैं आपको, 2 का वर्गमूल निकाल लो, 3 का वर्गमूल निकाल लिए, 5 का वर्गमूल निकाल लिए, आगे कई प्रकार की संख्या और आ जाएंगी, पाई है, ई है। आप पूछोगे कि ई क्या आ गया,
तो ई पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी को बता दूं, लोगरिथम का नेचुरल बेस होता है, नेचुरल आधार होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, लेकिन ये भी इसी प्रकार का, जैसे पाई का दशमलव आया है उसी प्रकार से इसकी भी जो वैल्यू है वो उसी प्रकार से नॉन रिकरिंग कंडीशन में होती है। क्लियर है बात? हाँ, तो उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको अपने लेवल की चीजें नहीं है, अपने जरूरत भी नहीं है इसकी। तो अप्रिमेय वाली बात क्लियर हो गई। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि भाई साहब ये बट्टे में जीरो के लिए मना क्यों किया? तो बट्टे में जीरो के लिए मना क्यों किया, इसका पहला प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब पहली बात तो ये बताइए, आप 5 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? तो 5 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 0, आप बताएंगे, ठीक है। अब मैं ये फील कर लेता हूं कि आपने बता दिया, ठीक है। आपने नहीं भी बताया होगा तो मैंने सोच लिया बता दिया, तो आप अपने आप को बताया करो वहां बैठे बैठे भी मेरे को, ठीक है। मेरे तक आपकी फीलिंग पहुंच जाएगी। और फिर मैं बोलूंगी 50 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो भी आप कहोगे 0। फिर मैं बोलूं 500 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0। फिर 5 करोड़ को 0 से गुणा करो तो भी आप बोलोगे जी 0 ही आएगा। तो क्यों भाई, क्या बात है, क्या कारण है, 0 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है 0? तो देखिए सिंपल सी बात है भाई साहब, 0 क्यों आ रहा है। अब पहले तो अपने आप को वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, पहले सोचना जरूर, सोचना मत रोकना, सोचने में टाइम लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, बाद में देख लेना, ठीक है। पहले सोचिए, क्योंकि नहीं सोचोगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। पहले तो अपने आप को प्रश्न पूछ लिया, मेरे को तो जवाब देना ही देना है, क्योंकि मैं तो अभी दूंगा। क्लास में तो मैं आपको एक देता, आप ही बताओ, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब तो भाई बताना भी मेरे को ही है, पूछना भी मेरे को है, बताना भी मेरे को ही है, ठीक है। तो आप वहां बैठे बैठे जवाब सोचिए इसका क्या है। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कोई लोग कहते हैं क्लास में जब पूछा जाता है तो कहते हैं जी 0 का कोई महत्व नहीं होता। महत्व क्या मतलब हुआ? महत्व नहीं होता उसको 0 कर दोगे आप? ऐसे तो फिर 5 में 0 जोड़ने पर भी 0 कर दो, महत्व तो होता ही नहीं है। ये कोई बात थोड़ी, लॉजिक दीजिए आप सही। तो मैं बात बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनिए। जब भी आपके पास, अब आंसर तो सबका मालूम है ही, लेकिन कारण मालूम नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। ऐसी समस्याएं आपके पास कई बार आएंगी, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके पास ऐसी समस्या आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको रिजल्ट है पता लेकिन कारण नहीं मालूम, तो आपको करना क्या है, आप उसकी डेफिनेशन के पास जाइए, उस चीज की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को, ये गुणा क्या होता है, गुणा की डेफिनेशन क्या होती है। अगर उसकी डेफिनेशन आपको आती है, बोल करके बताओ, कोई सोच रहे होंगे इतनी बड़ी लैंग्वेज आएगी, नहीं, प्रैक्टिकली डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसको अप्लाई कब करते हैं, किस कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखो, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर की जो प्रक्रिया वही गुणा होती है, सीधा सा सिंपल सी बात है। जैसे 5 में 5 को 4 बार जोड़ना है, 5 रुपए के 4 पेन खरीदे आपने, अब 5 रुपए के 4 पेन खरीदे तो कितने रुपए के हो गए, 20 रुपए हो गए। तो 5 में 5 को 4 बार ही तो जोड़ेंगे। अब 4 ही खरीदे तब तो ठीक है, लेकिन 5 रुपए की मान लो 19 पेन खरीदे तो 19 बार थोड़ी लिखोगे इसको। तो इस बचने के लिए क्या रास्ता निकाल रखा है, 5 को 4 बार जोड़ेंगे, तो हमने कर रखा है 5 को 4 से गुणा करें, और 5 को 5 से 19 बार करें जोड़ना है, तो इसका 5 को 19 से मल्टीपल करें। क्लियर बात हो, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से बचने के लिए तो गुणा में आते हैं हम लोग, तो बस वही बात है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 0 को 5 से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब है 0 में 0 को कितनी बार जोड़ रहे हो, 5 बार। अब 0 में 0 को 5 बार जोड़ लो, कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। हो गई बात क्लियर? अब 0 में 0 को अगर 50 बार जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, 0 में 0 को 90 बार जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, 10 करोड़ बार जोड़ोगे तो भी 0 आएगा। कारण क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरा जो प्रश्न है वो ये है, ध्यान से सुनिए, 0 में 1 का भाग देंगे और 1 में 0 का भाग देंगे, दोनों में क्या अंतर है, क्या रिजल्ट आएगा। कुछ लोग तो रट लेते हैं डायरेक्ट ही, यार आ जाता होगा क्या मतलब है उसमें, ठीक है, और बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। भाई जैसे लिखते हैं भाई 0 में 1 का भाग दिया 0 और 1 में 0 का भाग दिया अनंत। जो लोग रट लेते हैं उनके चक्कर क्या पड़ता है, ये पलटी खा जाते हैं, कभी इसका इधर लिख देते हैं, कभी इसका इधर लिख देते हैं, पता नहीं रखता। तो क्या तरीका है उसका, देखिए एकदम बेसिक कारण से
पहले तो जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके पर बात कर लेते हैं। 0/1 का मतलब है 0 में 1 का भाग देना, और 1/0 इसका 1 में 0 का भाग देना है। पहले तो जिस तरीके से हमने सीखा वो बता देता हूं, बाद में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूंगा तो समझ में आ जाएगी बात। तो अब बात है 1 का पाड़ा बोलना है। 1 का पाड़ा बोले तो 1 एकम 1 आएगा। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, कम बार बोलते हैं। बचपन में जब भाग सीखा था हमने, तो जैसे मान लीजिए 38 में 7 का भाग दें, 7 का पाड़ा बोलते 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 आगे तक चले जाते थे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छह 42, बाद में जाता और यार आगे आ गए भाई, तो क्या करते हैं फिर बैक गियर लेते थे। 5 बार बोलने के बाद 6 बार चले गए, 7 छह 42, तो 6 बार बोलने से ज्यादा चला गया तो हम क्या कर लेते हैं, 5 बार बोल लेते हैं। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, तो कैलकुलेशन कर लेते थे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करेंगे कि 0 में 1 का भाग दिया 0 आया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कर रहे हैं तो 1 का पाड़ा बोलेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। तो 1 ज्यादा चला गया तो कितनी बार बोल लेंगे, 0 बार, तो आ जाएगा 0 एकम 0 आएगा। ये लो कंप्लीट, कितना आ गया, 0 आ गया। और कोई गए जी इसमें, तो इसमें बोलिए 0 का बड़ा, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 पंजे 0, 0 छुके 0। कितनी बार जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब कहां तक जाना पड़ेगा आपको, अनंत तक जाना पड़ेगा। और अनंत भी भाई साहब तसल्ली के लिए बताया, अनंत भी नहीं है, तसल्ली के लिए बताया, अपरिभाषित है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अपरिभाषित है, इसकी हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। अनंत केवल तसल्ली के लिए बताया जाता है, बाकी अनंत जानने के बाद भी भाग नहीं जाएगा, बात यह है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि कोई कहेगा कि जी प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से तसल्ली से सुन लीजिए आप। भाग क्यों दिया जाता है, वही प्रश्न जो मैंने आपसे गुणा में किया था। भाग इस वजह से दिया जाता है कि बंटवारा किया जाए। जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए को 4 लोगों में बांटोगे तो 100 में 4 का भाग दिया, 25-25 रुपए आ गए। या फिर आपको कह दिया भाई 100 रुपए आपके पास, और आपको ये कह दिया 5-5 रुपए बांटो, तो कितने लोगों को बांट दोगे, तो 5 का भाग दे देंगे, 20 लोगों में बांट देंगे। यही तो बात हुई। तो बंटवारा करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। समझ गए बात को। तो देखिए यहां पर मान लीजिए आपको 10 की नोट दे दी और आपको कह दिया भाई साहब आप 10-10 रुपए बांट दो, तो 10-10 रुपए कितने लोगों को बांट सकते हो, एक आदमी को बांट सकते हो, ठीक है। आंसर सुनने से पहले ही मैं बता रहा हूं, क्योंकि आंसर सुन नहीं सकता आपका, ठीक है। चलो, अगर आपको ये कहा जाए 5-5 रुपए बांटो तो 2 लोगों को बांट देंगे। अगर आपको कहा जाए 2-2 रुपए बांटो तो 5 लोगों को बांट सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए 1-1 रुपए बांटा जाए तो 10 लोगों को बांट सकते हो। 50-50 पैसे बांटने के लिए बोला जाए तो 20 लोगों को बांट सकते हो। 25-25 पैसे बांटने हो तो 40 लोगों को बांट सकते हो। 10-10 पैसे बांटने हो तो 100 लोगों को बांट सकते हो। 1-1 पैसा बांटना हो तो 1000 लोगों को बांट सकते हैं। और 0-0 बांटना हो तो कितने लोगों को बांट सकते हो बताओ। 0-0 बांटना, आप कहोगे 0 कैसे बांटो, भाई 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ मत बांटो। तो आप पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हो सबको 0-0 रुपए बांट दो, बाद में भी आपकी जो 10 की नोट है वो जेब में ही रहेगी, ठीक है। मंगल ग्रह पर अगर कोई रहता है तो उसको भी बुलवा लो, भैया जाओ हम 10-0-0 बांट रहे, ले जाओ आप, ठीक है। फिर भी उनको बांटेंगे, बाद में भी क्या रहेगी, वो 10 की नोट ऐसे कैसे रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है 10 में अगर आप 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत, यानी आप अनंत लोगों को बांट सकते हो। प्रैक्टिकली समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। और लेकिन अब अनंत, भाई आपने जितने जीव जंतु पशु पक्षी सबको 0-0 बांट दिया, उसके बावजूद भी 10 की नोट आपके पास है, मतलब अनंत पर भी तसल्ली नहीं है। तो अनंत भी केवल तसल्ली के लिए बोल दिया है, बाकी अपरिभाषित है, इसकी परिभाषा नहीं है। समझ गए बात को। अच्छा, तो इसकी परिभाषा नहीं है, इस वजह से इसको वर्जित किया गया है, क्योंकि ये कहता है भैया कोई मतलब वाली बात नहीं है, ये मेरी जो साख है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। साख पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाता है,
साख पर प्रश्न चिन्ह इस वजह से लगाता है, मैथमेटिक्स की जो मार्केट में इज्जत है वो किस वजह से, वो अपनी बात पर कायम है। 2 और 5 है, 7 होते हैं। क्लियर है बात? तो वो 7 होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो 5 और 2 7 ही होंगे। क्लियर है बात? हाँ, उसमें चाहे वो विचारों में अलग अलग लोग हो, फिर वो एक मत होने पड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस कभी भी एक मत नहीं होती किसी मुद्दे पर। ठीक है, एक बोलता है कि इधर से जाना चाहिए तो वो कहता है नहीं इधर से गलत बोल रहा है, इधर से जाना चाहिए। ठीक है, एक कहेगा जी पूर्व की बात है कि नहीं पश्चिम की है। दोनों एक दूसरे की उल्टी बातें करते हैं, लेकिन उनको भी एक आ जाए 5 और 2 कितने होते तो वो कहेंगे जी 7 ही होते। ठीक है, दोनों को एक मत होना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की साख है मार्केट में। लेकिन ये जीरो है, वो उसकी साख पर बट्टा लगा रहा है। वो कह रहा है अरे क्या फर्क पड़ता है, 5 को भी मतलब जीरो बनाता और 50 को भी जीरो, 5 और 50 एक ही बात होती है। ठीक है, और आपको पता है हमारे घर का कोई सदस्य, हमारे परिवार का अगर कोई सदस्य हमारे घर की जो बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, वो अगर हमारी बातें बाहर जाकर बताता है तो घर वाले क्या करते हैं, घर के मेंबर को करे तो क्या, बाहर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये डिसीजन जरूर ले लेते हैं कि भाई इसके सामने कोई बात करनी नहीं है ऐसी जो बाहर बताने लायक नहीं हो। सही बात है? तो इसलिए इसने भी, मैथमेटिक्स ने भी कह दिया भाई साहब बट्टे में अगर जीरो आ गया तो इसकी खैर नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं उसको। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना, बट्टे में जीरो के लिए कई जगह लिखा भी होगा वर्जित है, निषेध है। ठीक है, अग्राह्य है, तो मतलब अपरिभाषित है। इससे क्या कि डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है संख्या की, इसलिए बट्टे में जीरो नहीं लेते हैं। और जहां पर सिचुएशन आती है बट्टे में जीरो की तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, बिना जीरो लाए काम नहीं चल सकता है, अगर चल सकता है तो वहां लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, काट पीट करके संख्या को। ठीक है ना? हाँ, कई बार आपने, अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी आई भी हो तो आपने देखा होगा, जैसे चलो खैर वो बाद में चर्चा करेंगे, उनकी नए मुद्दे से भटक जाएंगे हम लोग। क्लास में तो मैं बहुत ज्यादा भटक जाता हूँ, ऑफलाइन में अब तो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीजों का। चलो खैर, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने बात कर ली है। अब आगे आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, अब नाम से आपको थोड़ा सा बेचैनी सी हो रही है, यार वास्तविक संख्या कौन सी, अब तक जो पढ़ रहे थे वो वास्तविक नहीं थी क्या? ठीक है, रियल में संख्या ये नहीं थी क्या वो? तो देखो बात ये है, नाम के अकॉर्डिंग ही है, सही बात है। रियल नंबर, रियल में जो नंबर हो, जो संख्या हो, जो संख्याएं वास्तव में हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। आप कहोगे ऐसी कोई संख्या भी है जो वास्तव में नहीं हो, बिल्कुल ठीक है, होती है ऐसी संख्या। ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविक संख्या का नाम देना पड़ा। क्या है देखिए, बस अब मेन बात यह है, संसार में ऐसी संख्या जो संसार में एग्जिस्ट करती है, संसार में रहे। ठीक है, जो संख्याएं संसार में हैं उनको वास्तविक संख्या कहेंगे। तो आपका प्रश्न ये होगा, क्या संसार में ऐसी कोई संख्या है जो संसार में नहीं है? तो बिल्कुल है ऐसी संख्या जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहले तो संख्याओं का संसार क्या, संख्याओं का संसार केवल इतना सा ही है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। देखो ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, ये एरो लगा हुआ है, ये एरो इसको सुंदर दिखाने के लिए नहीं लगाया मैंने, ये एरो बता रहा है ये चलती जा रही है अनंत तक, और ये एरो इधर लगा रखा है वो भी क्या कर रहा है, ये भी अनंत तक जा रही है इधर। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, ये जो इस पर कहीं पर आ गई कोई संख्या तो वो तो है वास्तविक, और इसके बाहर अगर कहीं पर आ गई तो कैसी संख्या हो जाएगी, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए चाहे उसका अंदाजा नहीं बता पाओ आप, अंदाज ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने √2 लिया था अपरिमेय संख्या के बारे में, तो √2 की जो वैल्यू अब लगभग निकाल के देखो तो 1.414 लगभग आती है। ठीक है, तो 1.4 की जो वैल्यू आएगी वो कहां आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी। कहां पर आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, √2 की जो वैल्यू है वो कहां आएगी, 1 और 2 के बीच में। समझ गए बात को? कहां से एग्जैक्टली मालूम नहीं है, छोड़ो ना, आपने को यह है कि 1 और 2 के बीच में है बस, तो ये संख्या कैसी है, वास्तविक। जिस संख्या के बारे में आप अंदाज लगा सकते हो वास्तविक है, यानी अब तक जो संख्या हमने पढ़ी है सारी की सारी वास्तविक है।
प्राकृत संख्या भी वास्तविक है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक है, पूर्णांक भी वास्तविक है, परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। क्लियर है बात? तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर रखा जा सके वो कैसी होती है? वास्तविक होती है। ठीक है, और जो संख्या रेखा पर नहीं होती है वो कैसी हो जाएंगी? काल्पनिक हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, तो आप कहोगे जी संख्या रेखा पर कौन सी नहीं होती? तो देखो आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए बात। जैसे वैसे मैं एक रफली, हालांकि इस तरह की चर्चा कम आती है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, बात कर लेता हूं आपसे। आपको अगर ये पूछूं, एक छोटी सी संख्या पूछना चाहता हूं मैं, एक संख्या बता दीजिए, ज्यादा नहीं, एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से छोटी और 4 से बड़ी हो। ऐसी संख्या बताओ जो 2 से छोटी हो और 4 से बड़ी हो। आप कहोगे यार कैसा क्वेश्चन है, जो 2 से छोटी होगी 4 से बड़ी नहीं हो सकती, 4 से बड़ी है तो 2 से छोटी नहीं। तो ये कंडीशन है, यहाँ इसकी जगह ही नहीं है। ठीक है, चलो खैर मैं और भी बताता हूं, ध्यान दीजिए, सुनिए बात। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि -4 का वर्गमूल निकालिए, आप -4 का वर्गमूल निकालिए। देखो, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको उसी से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए जो पहले थी। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको उसी से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए जो पहले थी। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएं, क्योंकि वर्गमूल का कई लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, वैसे आप होशियार हो, सबको मालूम है। जैसे मैं पूछूं 25 का वर्गमूल क्या है, तो मोस्टली लोग कहेंगे कि जब साहब 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, अब हो सकता है मैं कह दूं साहब 6 है, या आप में से भी कोई आदमी खतरों का खिलाड़ी वो कह सकता है 6 है, 7 है, 9 है, 8 है। तो 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगाने की बात, ये सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको उसी से गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। तो 5 को 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब 25 का जो वर्गमूल है वो 5 है। ठीक है, और 5 को 5 से गुणा करने पर 25 नहीं आता तो नहीं है। जैसे किसी ने आप में से बोल दिया जी भाई साहब 6 है, तो हमने गुणा करके देखा 6 को 6 से कितना आया? 36 आया। तो कह रहे भाई साहब 25 तो नहीं आया, 25 नहीं है, इसलिए का मतलब ये है 25 का वर्गमूल 6 नहीं हो सकता। क्या होगा? 5 होगा। लेकिन 5 के अलावा भी संसार में एक संख्या और मिलेगी आपको जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आएगा। 5 के अलावा भी संसार में एक संख्या ऐसी और मिलेगी जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आएगा। है क्या नजर में कोई संख्या ऐसी? तो आप अपने आप को बता दीजिए, मेरे को भी नहीं बताओ तो। आपके इमोशंस मेरे साथ मेरे पास पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर -5 को -5 से मल्टीपल करते हो आप तो 25 आता है। इसका मतलब है 25 का वर्गमूल +5 भी होता है और -5 भी होता है। 25 का वर्गमूल +5 भी होता है और -5 भी होता है। ध्यान दीजिए अब तसल्ली से। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे यार एक ही तो बात है, क्या फर्क है, चिन्ह ही तो बदला है। भाई चिन्ह बदलने में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, क्लास में भी मैं अक्सर बात बताता हूं, ये आपको भी बता देता हूं। दरअसल मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो हमारे स्टाफ में एक अंग्रेजी के सर थे, AS काजी। तो एक बार क्या हुआ, वो सुबह सुबह बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो कई बार आदमी नहीं बताता तो पता लग जाता है यार बंदा खुश तो हो रहा है, क्या बात है, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तो हमने पूछा साहब क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। कि यार भाई बात ये है, मेरे अकाउंट में 94 रुपए का 95 रुपए समथिंग पैसे का बैलेंस आ गया। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। उस समय 2008-9 की बात है लगभग ये शायद। तो उस समय 110-120 रुपए का जब रिचार्ज करवाते थे तब ये इतने रुपए आते थे। तो ये तो बड़ी बात हो गई। तो मैंने कहा भाई फिर तो पार्टी वार्टी बनती है कि बिल्कुल पूरे स्टाफ को पार्टी मिलेगी। तो पूरे स्टाफ के लिए चाय मंगवा ली उन्होंने। 25 के लगभग का स्टाफ था, तो 50 रुपए की उन्होंने चाय मंगवा ली। पूरे स्टाफ को चाय पिला दी। बाद में मैंने कहा कि साहब एक आधा कॉल तो हमारा भी बनता है, तो लो जी आप भी करिए कॉल। फिर मैंने बैलेंस चेक किया
तो बैलेंस दरअसल -95 रुपए और कुछ पैसे था अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये है, देखो 95 प्लस 95 कितनी खुशी दे रहे थे, वो सोच रहे थे 95 रुपए, बहुत खुश हो रहे थे, पूरे स्टाफ को चाय भी पिला दी, सारा काम कर दिया, और बाद में बड़े निराश हुए। तो कहने का मतलब यही है, आप ये नहीं समझे यार माइनस ही तो लगा, क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। आपको पता है माइनस लगने से लेने की बजाय देने पड़े, पहले तो आ रहे थे अब जा रहे हैं, समझ गए बात को, और वो 50 रुपए का नुकसान और कर लिया बीच में। तो कहने का मतलब है दोनों एक चीजें नहीं है, ये 0 से 5 ज्यादा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, +5 की डेफिनेशन क्या है, 0 से 5 अधिक, और -5 की डेफिनेशन क्या है, 0 से 5 कम। वो हो सकता है आपके लिए एक ही बात है, लेकिन बहुत अंतर है। तो मैं बस वही बात प्यार से आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई साहब चलो 25 का वर्गमूल +5 और -5 आपने बता दिया, +5 भी हो गया और -5 भी हो गया, अगर आपको ये बोल दिया कि -25 का वर्गमूल करिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब 5 है, कुछ लोग कहते हैं -5 है। तो भाई साहब 5 वाले भी गलत है, क्यों 5 को 5 से गुणा करें 25 आते हैं, -25 थोड़ी आते हैं। कोई -5 बताते तो -5 को -5 से गुणा करें तो भी 25 आएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और कुछ खतरों के खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं साहब +5 को -5 से कर लो ना, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर। तो भाई डेफिनेशन क्या बताई वर्गमूल की, उस संख्या को उसी से गुणा करो, तो सेम संख्या गुणा करो। ये भी अभी तो वो आपको कहानी सुनाई है कि दिन रात का अंतर है दोनों के अंदर, दोनों सेम संख्या नहीं है। क्लियर है बात। तो संसार में ऐसी कोई संख्या नहीं है, संसार में कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्गमूल -25 का वर्गमूल निकलता हो, ठीक है। -25 का, या संसार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर माइनस आ जाए, जिसको उसी से गुणा करने पर माइनस आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है संसार में। तसल्ली के लिए जो मैथमेटिक्स के जो स्कॉलर है उन्होंने इसका रास्ता निकाल दिया, भाई कुछ तो बताएं, लोग पूछेंगे। अब जैसे मेरे को कोई बात पूछ ले और मैं कहीं पर रिजल्ट पर नहीं पूछा, तो कोई ना कोई तसल्ली तो करवाऊंगा आप लोगों को। इसलिए हमारे मैथमेटिक्स के जो स्कॉलर है उन्होंने कहा कि भाई इसको 25 गुणा -1 लिख लेना यार आप, तो 25 का वर्गमूल 5 लिख लेना, अगर प्लस माइनस लगा रहे हो तो प्लस माइनस, जरूरत के हिसाब से प्लस माइनस कई बार हम लगाते भी नहीं है, ठीक है। इसकी भी बहुत गहरी कहानी है, वो आगे चल करके जब वर्गमूल का चैप्टर आएगा तब हम चर्चा करेंगे उसकी। और ये -1 ऐसे कैसे रख लिया, अब वापस समस्या हो गई कि साहब -1 का वर्गमूल क्या होता है, तो वो की वही समस्या वापस से 1 बताएं या -1 बताएं, दोनों ही नहीं है। तो फिर उन्होंने इस संख्या को आयोटा का नाम दिया, कोई संख्या होती है भाई आयोटा, ठीक है, वो होती है। वैसे तो संसार में कोई संख्या नहीं है, ऐसे ही बना दी उन्होंने अपनी तरफ से संख्या की आयोटा है ये कोई। क्लियर है बात, वास्तव में ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो तसल्ली के लिए -1 का वर्गमूल। तो अब सिंपल सी बात है, तो अगर मैं आपको जो बात कर रहा था यहाँ पर कि 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, -4 का वर्गमूल, सॉरी, तो -4 का वर्गमूल है, निकलता है नहीं संसार में, ऐसी कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर आएगी नहीं वो, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी काल्पनिक संख्या। बात क्लियर हो गई। आप होगी जी 2 आयोटा तो होगा, लेकिन 2 आयोटा कहां पर मिलेगी ये बता दो। आप तो ये बता दो इधर मिलेगी किधर मिलेगी, या ये बता दो ये संख्या प्लस की 1 माइनस की, यही डिसाइड कर दीजिए। तो यही डिसाइड नहीं होगी, प्लस की 1 माइनस की, प्लस की भी डिसाइड हो गई तो एटलीस्ट ये तो बोल दो कि इधर रहेगी या इधर रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके लिए इसकी जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ संख्याओं जिनका अंदाज लगा सकते हो यहां से है, जैसे √2 की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं थी आपको मान लो, लेकिन उसके बावजूद ये वास्तविक है, क्योंकि इसका पता है कि है तो यही, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो संसार में है ही नहीं वो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। समझ में आ गई होगी बात। तो अब तक जो संख्या हमने पढ़ी थी वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी आ गई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे मिलकर के कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अच्छा, और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होंगी, जिनका वर्गमूल, सॉरी माइनस की संख्याओं का वर्गमूल। तो जो काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर,
तो जैसे -25, -16 का वर्गमूल, -10, ठीक है। ये जो संख्या है ये कैसी हो जाएंगी? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आती है सम्मिश्र संख्या। इस लेवल पर आपके जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय कर रहा हूं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सुनिए बात को, तो काल्पनिक संख्याओं में अगर वास्तविक संख्याओं को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्या में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? ये संख्याएं सम्मिश्र संख्या हो जाएंगी। जैसे 5 + 3 आयोटा, तो ये तो वास्तविक हो गई, ये काल्पनिक हो गई, दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या प्राकृत संख्याएं जो हैं वो सम्मिश्र संख्या है या नहीं है? है या नहीं है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या सम्मिश्र संख्या है। आप कहोगे कैसे है? इसलिए है कि जैसे 5 + 0 आइटा तो लिख ही सकते हो आप, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आ गई? सारी आ गई, ठीक है। हाँ, सम्मिश्र संख्याओं में अब तक पढ़ी है वो सारी की सारी संख्याएं आ गई। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्या जो है वो सारी सारी आ गई सम्मिश्र, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीजें शामिल होती चली जा रही, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और, वैसे संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जितनी अपने को जरूरत है उतनी ही हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फैलाव भी नहीं करेंगे और अननेसेसरी आप पर कोई लोड भी नहीं डालना चाहते हम लोग, ठीक है। फिर भी एक आधी संख्या आजकल कई बार पूछ लेते हैं, तो उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। देखिए ये परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, इसके बारे में बात करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, और ये बात यही नहीं कई जगह और भी ध्यान रखना है। ये चीज मेरे नजर में आई है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पेशल चर्चा कर देता हूं। 2 साल पहले रेलवे में क्वेश्चन आया था, ये सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, ठीक है। आपको पता है कि पेपर जो बनते हैं वो इंग्लिश वर्जन में बनते हैं और बाद में उसकी ट्रांसलेशन करी जाती है, और ट्रांसलेटर जो होते हैं वो अपनी तरह नॉर्मल होते हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अगर सब्जेक्ट टीचर को तो ट्रांसलेशन का काम मिले तो हो सकता है वो सोचे उसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन अगर सब्जेक्ट का नहीं है तो वो बिना सोचे ही या तो गूगल ट्रांसलेटर पर डाल लेता है, वो ट्रांसलेट जैसे ही करता है वैसे ही, ठीक है, आम आदमी को मैंगो मैन बना देता है वो। इस प्रकार की ट्रांसलेशन आ जाती है। जैसे इसके अंदर भी पूछा गया था, सवाल था स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, और हिंदी में क्या लिखा हुआ था वो बता रहा हूं मैं आपको। मेन बात, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ऑप्शन थे 0, 5, 6, 1। आपके दिमाग की घंटी भी बजी होगी। देखो, जिसने ट्रांसलेशन करी वो ट्रांसलेशन के हिसाब से तो परफेक्ट को पूर्ण ही मानते हैं, तो इसलिए परफेक्ट को लिख दिया पूर्ण। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी नंबर है, तो भाई ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैथमेटिकली ये सवाल गलत हो गया, और हिंदी के हिसाब से हो सकता है सही हो, लेकिन मैथमेटिकली ये गलत हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या को मानते हैं हम लोग? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, तो हिंदी के हिसाब से तो ये आ गया, जबकि रियल में आंसर इसका ये है 6। तो इसलिए
ट्रांसलेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार ट्रांसलेशन इस प्रकार से करी हुई आ जाती है, तो इसलिए अंग्रेजी वर्जन भी जरूर देख लिया करें कई बार, क्योंकि जिस आदमी ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ये और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है स्पेशली, जिसने ये बात पढ़ लिया वो अंग्रेजी वर्जन देखेगा ही नहीं, गारंटी है। वो देखेगा यार जीरो पर टिक मारो ना। हाँ, वो अंग्रेजी वर्जन उस कंडीशन में देखा, अगर जीरो ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली वो देखता यार कोई चेंजेज होगा, लेकिन जीरो ऑप्शन की वजह से नहीं देखा। ठीक है, और बात यह है उन्होंने कंडीशन में साफ लिख रखी होती है एग्जाम में कि भाई साहब अगर कंट्रोवर्सी हुई हिंदी और इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले को माना जाएगा, सीधी सी बात है, इसलिए उसमें परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना इसके बारे में। इसके लिए स्पेशल तो कई जगह इस प्रकार की आएगी जहां पर आपको हिंदी में नाम इसका केवल ट्रांसलेट करके डाल दिया जाएगा और वो आपके लिए हो सकता है मुसीबत बन जाए। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई जगह गड़बड़ाएगी, जहां पर मेरी नजर में आई हुई चीजें वो तो मैं बताता रहूंगा, फिर भी आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें, ये बात मैंने बता दी आपको। चलो खैर, हमारा प्रश्न ये है कि ये परफेक्ट नंबर का क्या लफड़ा है, क्या है ये परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो। ये मैंने आपको आपके समझने के हिसाब से डेफिनेशन बताई, मैथमेटिकली डेफिनेशन अलग है, जो भी थोड़ा सा समझा दूंगा मैं। जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, गुणनखंड फैक्टर्स, जिसका भाग जाता है। गुणनखंड किसको बोलते हैं, जिसका भाग जाता है। जैसे 10 में 5 का भाग जाता है 5 गुणनखंड है, 2 का भाग जाता है 2 भी गुणनखंड है, 1 का भाग जाता है 1 भी गुणनखंड है, 10 का भाग जाता है 10 भी गुणनखंड है। जिसका भाग जाता है उसको गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखिए तसल्ली से मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो जिस संख्या के गुणनखंडों का जो योग है उस संख्या से दुगना हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है उसका परफेक्ट नंबर, ये ज्यादा यूज होता है इसलिए मैं थोड़ा सा जोर इस पर डाल रहा हूं। हिंदी वर्ड बता दिया संपूर्ण संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है 6। बहुत ज्यादा संख्याएं नहीं है संसार में ऐसी, ठीक है, बहुत कम संख्याएं हैं। अभी जो ज्यादातर संख्या अभी 2-3 साल में ज्यादातर खोजी गई है, बैठकर आप भी खोज सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा पता लगे, लोगों ने थोड़ा रिसर्च ज्यादा किया है। बाकी 2016 तक की बात करें तब तो 6-7 संख्या ही नजर में थी, क्योंकि किसी ने इस पर रिसर्च किया ही नहीं था, छोड़ दिया था इसको। खैर अब बता दूं मैं आपको, देखिए 6 के गुणनखंड, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है। 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। इसके गुणनखंडों का जो योग है वो देखिए क्या है, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। इस संख्या से दुगुना है क्या, इस संख्या से दुगुना है। ठीक है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो परफेक्ट नंबर है वो है 28। किस किस का भाग जाता है, देखो 1, 2, 4, 7, 14 और 28, इनका भाग जाता है। इनका टोटल करिए आप, क्या आता है, 28 और 14 42 और 7 49 और 4 53, 2 55 और 1 56। ये जो टोटल 56 आया है 28 का जस्ट डबल है। कुछ जगह आपको ये भी मिल जाएगा कि किसी संख्या का के खुद के अलावा गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। खुद के अलावा मतलब जैसे इसमें 28 के अलावा जो बची हुई संख्या उनका योग भी 28 है, इसमें खुद 6 तो इसके अलावा भी बचा 6 तो 6 ये 6 इसलिए तो 12 हुआ है। तो कोई कैसे बोल देगा, कोई कैसे, आपको बेसिक कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि ये कि इसका आधार क्या है,
ठीक है, तो आधार पर लंबी चौड़ी चर्चा इन दिनों ही होने लगी है, पहले नहीं थी इसकी चर्चा इतनी ज्यादा। तो देखो, अगर 2 की घात n माइनस 1, यदि 2 की घात n माइनस 1 अभाज्य संख्या हो, तो दो की घात n माइनस 1, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की, मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जिनको नहीं लगे वो आगे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा सा जिन लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या क्यों कैसे का हिसाब किताब से, उनके लिए बता रहा हूँ। 2 की घात n माइनस 1 अभाज्य संख्या अगर है, अभाज्य नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर ये अभाज्य संख्या है तो 2 की घात n माइनस 1 गुणा 2 की घात n माइनस 1, देखो बोला मैंने एक सा ही है, लेकिन 1 माइनस 1 यहाँ पर, एक यहाँ पर है, इन दोनों का जो गुण आएगा वो परफेक्ट नंबर होगा। इन दोनों का जो गुण आएगा वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर। जैसे 2 की घात अगर 1 लगाई, n की जगह पर क्या लगा दिया? 1। 2 की घात n माइनस 1 है ना, 2 की घात n माइनस 1, तो n की जगह पर मैं अगर 1 रखूं तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 का 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। फिर n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 की घात 2 माइनस 1, 2 की घात 2 का होगा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है, तो क्या बोला? तो ये जो संख्या है ये कहलाएगी परफेक्ट नंबर। अब ये क्या है? 2, n की जगह पर क्या रखा था? 2, तो यहां 2 रख दिया माइनस 1, फिर 2 की घात यहां 2 रख दिया माइनस 1, 2 की घात 2 का क्या होगा? 4 माइनस 1, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से गया 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, इसी प्रकार थोड़ा सा आगे चलिए, अगर n की वैल्यू 3 है, ध्यान दीजिए, n की वैल्यू 3 है, तो 2 की घात 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 का 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। तो अब यदि यही बात करें तो ये तो कितना आ गया? 7 आ गया क्या? ये कितना आ गया? 7, 3 रखने पर क्या वापस रख? 2 की घात 3 माइनस 1 और 2 की घात 3 माइनस 1, एक माइनस 1 यहां पर लग रहा है, दूसरा यहां लग रहा है, ध्यान रखना। 2 की घात 3 का क्या होगा? 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 2 3 में से 1 जाएगा 2, 2 की घात 2 का होगा 4, तो 7 को 4 से गुणा करें, कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अच्छा, फिर n की वैल्यू 4, 2 की घात 4 माइनस 1, 2 की घात 4 का होगा 16, 16 में से 1 जाएगा 15, नहीं है ये, ठीक, अच्छा, फिर n की वैल्यू 5 रखें तो 2 की घात 5 माइनस 1, 2 की घात 5 का होगा 32, 32 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा जी? 31 बचेगा। 31 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 31 कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। तो वापस वहीं लेकर के आ जाइए गाड़ी को। देखो 2 की घात 5 माइनस 1 और 2 की घात, ओहो सॉरी, 2 की घात 4 कर दूंगी अब डायरेक्ट यहां पर, तो आ जाएगा 2 की घात 5 का 32 होता है, 32 में एक जाएगा 31, 31 को गुणा करेंगे 16 से, तो 16 एकम 16, 16 48 और 1 49, 496। तीसरे नंबर की परफेक्ट नंबर जो है वो कितनी आ जाएगी? 496। वैसे बस मोटे मोटे आपके लिए जो क्वेश्चन बनने हैं वो ये है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी है या परफेक्ट नंबर कौन सा है? तो क्या है? 6। ठीक है, या ये पूछता है कि 100 तक कितने अभाज्य से कितनी संपूर्ण संख्या है या कितने परफेक्ट नंबर है? तो कितने हैं? 2 है। 1000 तक कितने हैं? 3 है। 1000 तक केवल कितने हैं? 3, ये बता दिया। ठीक है, अच्छा, और किसी का मन हो तो ऐसे बना बना कर देख लेना।
ठीक है। अच्छा, और कोई इंटरेस्टेड हो तो देखो ध्यान दीजिए, अगर 2 की घात -1 अभाज्य संख्या, 2 की घात n-1 से अभाज्य संख्या, जैसे इससे आई है, इससे आई है और इससे आई है, ठीक है, इससे नहीं आई है, ठीक है। तो जिससे अभाज्य संख्या आती है उसको हम बोलते हैं मेरिसन प्राइम। स्पेलिंग में विश्वास मत करना, केवल मैं लिख रहा हूं मेरिसन प्राइम। मेरिसन किसी गणितज्ञ का नाम है, यानी उसने सबसे पहले इनके बारे में पता लगाया था, इसलिए मेरिसन उनके सम्मान में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, खैर अपने को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, ये चीज केवल जिन लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उनको ज्यादा दिमाग लगाना उनमें, बाकी सोचने की जरूरत नहीं। तो जिसको और चाहिए वो संख्या और ढूंढ ढूंढ करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछे पहली मेरिसन अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे थोड़ा सा कोई और रिसर्च करे, पहली मेरिसन अभाज्य संख्या, तो पहली मेरिसन अभाज्य संख्या 3 है, क्योंकि पहली तो इसी तो बनी नहीं, तो पहली मेरिसन अभाज्य संख्या 3 है। दूसरी मेरिसन कितनी है, अभाज्य संख्या 7 है। तीसरी मेरिसन कितनी है, 31 है। समझ गए बात को, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, कैलकुलेशन आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो भाई सवाल निकालते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, उनका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे।